हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप कैसे हो? आई थिंक यू आर फीलिंग वेल। एक बार आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको त्वचा के कार्य बताए थे, आपसे त्वचा के कार्यों पर आपसे चर्चा की थी और आपको बताया था कि जो त्वचा होती है वो मानव के शरीर के अंदर मानव के शरीर को आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। कंकाल के निर्माण की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। मानव की जो त्वचा होती है वो ताप नियंत्रण में सहायक होती है। मानव की जो त्वचा होती है वो वसा संग्रह या संचय करने में सहायक होती है। मानव की त्वचा कैसी होती है? गमन की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। तथा उपयोगी पदार्थों का क्या करती है? श्रावण करती है। मानव की त्वचा जो होती है वो उपयोगी पदार्थों का क्या करती है? श्रावण करने का कार्य करती है। ठीक है, तो उपयोगी पदार्थों का जो श्रावण किया जाता है वो त्वचा के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जो अवशोषण किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? इसी के द्वारा किया जाता है, मानव की त्वचा के द्वारा किया जाता है। उद्दीपन जो ग्रहण किए जाते हैं वो भी मानव की त्वचा के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, दांतों के निर्माण में सहायक क्या होते हैं? त्वचा होते हैं, वो दांतों के निर्माण की क्रिया में सहायक होती है। साथ में लैंगिक आकर्षण उत्पन्न करने में भी त्वचा क्या होती है? सहायक होती है। पुनरुत्पादन और उत्सर्जन की क्रिया में भी क्या होती है? त्वचा सहायक होती है। ये आपसे हमने बात कर ली है। देखिए, हमने आपको लास्ट कक्षा के अंदर त्वचा के कार्यों पर चर्चा की और आज हम आपको ये बता देते हैं देखिए, आपको पता है कि मानव का जो अध्यावरण तंत्र होता है, मानव का जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, मानव का अध्यावरणी तंत्र जो होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, मानव का जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, अध्यावरणी तंत्र होता है, वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, त्वचा से और त्वचा के व्युत्पन्न से। डेरावेटिव्स ऑफ स्किन, त्वचा और उसके व्युत्पन्नों से, त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों से अध्यावरणी तंत्र का क्या होता है? निर्माण। इसलिए अध्यावरणी तंत्र की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि वह तंत्र जिसमें त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों, वह तंत्र जो त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों से मिलकर के बना होता है वो अध्यावरणी तंत्र कहलाता है। यहाँ पे हम आपको त्वचा की संरचना पर क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि त्वचा की संरचना के दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं हम एपिडर्मिस और दूसरे को क्या कहा जाता है? डर्मिस के नाम से जानते हैं। एपिडर्मिस होती है वो 5 लेयरों में डिवाइड होती है। ठीक है, सबसे पहला स्तर होता है अंकुरण स्तर के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? अंकुरण स्तर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा स्तर जो हमने आपको बताया था, ठीक है, जिसको शूल स्तर के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो स्तर बताया था उसे कणीय स्तर के नाम से जानते हैं। चौथा जो होता है वो आपको हमने बताया था जिसका नाम है स्वच्छ स्तर के नाम से उसे जाना जाता है। और पांचवा जो है वो किरण स्तर के नाम से क्या है? जाना जाता है। डर्मिस स्तर होता है, उसके दो भाग होते हैं। एक का नाम मैंने बताया था पेपिलरी स्तर और दूसरे का नाम था जालवत स्तर। तो इस तरीके से मानव की त्वचा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, आपको हमने त्वचा पढ़ ली है और त्वचा पर भी क्या पाई जाती है? आपको बता दें, कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है
जो विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है वो क्या है, त्वचा के व्युत्पन्न में है। जैसे त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, त्वचा पे रोम पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। तो वो बाल या रोम जो होते हैं वो मानव की त्वचा के क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, डेरावेटिव्स होते हैं। त्वक ग्रंथियां मानव की त्वचा पर पाई जाती है। त्वक ग्रंथियां जो होती हैं वो किस पर पाई जाती है, मानव की त्वचा पर पाई जाती है। त्वक ग्रंथियों के रूप में जैसे जैस ग्रंथि होती है, मीबोमियन ग्रंथि होती है, सीबेशियस ग्रंथि होती है, टेल ग्रंथि होती है, आपको मूलाधार ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथि होती है, ठीक है, या श्वेत ग्रंथियां होती है जिससे पसीना निकलता है। ये सारी ग्रंथियां जो होती हैं वो कौन से हैं, हमारी त्वचा के क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। अर्थात मानव की त्वचा पर एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। मानव की त्वचा पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, त्वचा के व्युत्पन्न कहा जाता है, ठीक है। मानव की त्वचा पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे त्वचा के क्या कहते हैं, व्युत्पन्न कहते हैं। और मैंने आपको बताया मानव की त्वचा में निम्न प्रकार के व्युत्पन्न पाए जाते हैं, जैसे रोम है, त्वक ग्रंथियां हैं। त्वक ग्रंथियों के रूप में मैंने आपको बता दिया, तेल ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि है, मीबोमियन ग्रंथि है, जैस ग्रंथि है, सीबेशियस ग्रंथि है। ये सारी ग्रंथियां आते हैं वो त्वक ग्रंथियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया है कि त्वचा के व्युत्पन्न पर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। किस पर, त्वचा के व्युत्पन्नों पर, क्योंकि त्वचा पर हम आपसे बात कर चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं त्वचा के व्युत्पन्न। तो मानव की जो त्वचा होती है उसके कौन से, मानव की त्वचा पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज फाउंड ऑन द स्किन ऑफ ह्यूमन, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, ठीक है। अब आपको बात कर रहे हैं हम सबसे पहले कि रोम की संरचना पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, रोम की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। किस पे बात करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोम की संरचना। किसकी संरचना, रोम की संरचना पर आपसे बात करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, रोम की संरचना पे हम बात कर रहे हैं कि रोम की संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है। रोम की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रोम का निर्माण किससे होता है। आपको हमने बताया कि ये क्या है, ये मानव की जो त्वचा होती है उसका सबसे अपर भाग होता है और इस अपर भाग को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, अधिचर्म आप लोग कहते हैं, ठीक है। ये अधिचर्म का सबसे ऊपरी भाग है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसे अंकुरण स्तर के नाम से जानते हैं। अंकुरण स्तर के नीचे क्या अंकुरण स्तर नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं किरण स्तर के नाम से जानते हैं, किरण स्तर, ठीक है। दूसरा जो स्तर होता है उसे कहा जाता है, ध्यान से सुनना, स्वच्छ स्तर कहा जाएगा। कौन सा स्तर कहा जाएगा, स्वच्छ स्तर कहा जाता है। तीसरा जो स्तर होता है वो कणीय स्तर के नाम से जानते हैं। चौथा जो स्तर होता है, ध्यान से सुनना, इसके नीचे पाया जाता है स्वच्छ स्तर पाया जाता है, इसके नीचे पाया जाता है शूल स्तर पाया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है, इस प्रकार की उभार पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है, इस संरचना को कहा जाता है पहले किरण स्तर, स्वच्छ स्तर, कणीय स्तर, शूल स्तर, और इसको कहा जाता है अंकुरण स्तर। क्या कहा जाता है, अंकुरण स्तर, या इसे कहा जाता है मैलपीगी स्तर के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। तो मानव की इसी स्तर पर क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को क्या कहा जाता है, रेटेपैगस कहा जाता है। इन उभारों को क्या कहा जाता है, रेटेपैगस कहा जाता है,
देखिए मानव के अंदर इस तरीके से क्या निकलता है, ये रोम निकलते हैं। ठीक है, अभी हम इस पे और बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या पाया जाता है, रोम पाया जाता है। ये रोम का सबसे अग्रभाग होता है जिसे रोम कांड कहते हैं। रोम कांड या हेयर शाफ्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ये देखिए, ये जो भाग है, ये यहां से ये जो भाग कहलाएगा वो चरम वाला भाग कहलाएगा। ये भाग कहलाएगा अधिचरम यहाँ तक, और ये अधिचरम के नीचे वाला जो भाग कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, चरम वाला भाग कहलाएगा। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं इस बाल के भी 3 भाग होते हैं। एक होता है रोम कांड, दूसरा होता है ये यहां से यहां तक का जो होता है वो कहलाएगा रोम मूल, जिसको बोलते हैं रूट। ठीक है, हेयर रूट के नाम से जानते हैं। और ये वाला भाग जो कहलाएगा ये आपको बता दें रूट फॉलिकल के नाम से जाना जाता है, या हेयर फॉलिकल के नाम से इसे जाना जाता है। हेयर फॉलिकल के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ये रूट हेयर, ये रोम फॉलिकल के नाम से जानते हैं। और ये जो संरचना कहलाती है जिसे क्या कहा जाता है, हेयर पेपिला के नाम से जानते हैं। ये संरचना हेयर पेपिला कहलाती है। ठीक है, पर हम आपको प्रारंभ में क्या बता रहे हैं, रोम की संरचना। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये अधिचरम है। ठीक है, अधिचरम का इस स्तर को अंकुरण स्तर या मैलपीकी स्तर कहते हैं। ठीक है, अंकुरण स्तर या मैलपीकी स्तर जो होता है यही क्या काम करता है, मानव के अंदर रोम के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। या हम कह सकते हैं कि रोम जो होता है वो अधिचरम की अंकुरण स्तर या मैलपीकी स्तर से निर्मित होते हैं। रोम जो होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं, ये रोम है। और ये रोम किससे बना होता है, अधिचरम के अंकुरण स्तर से या मैलपीकी स्तर से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, तो रोम किससे बने होते हैं ये आपको पता हो गया। रोम का जो निर्माण होता है वो अधिचरम की किससे होता है, एपिडर्मिस की किससे होता है, अंकुरण स्तर से होता है। किससे होता है, अंकुरण स्तर से होता है, या अंकुरण स्तर को मैलपीकी स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, ये स्तर जो होता है वो बहुत अधिक सक्रिय होता है और कैसा होता है, सजीव होता है, लिविंग होता है, और कैसा होता है, एक्टिव होता है। अधिचरम का ये स्तर, अंकुरण स्तर जो होता है वो कैसा होता है, सजीव होता है, लिविंग होता है। और किस प्रकार का होता है, ये सक्रिय होता है। क्योंकि यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो निरंतर रूप से क्या करती हैं, कोशिका विभाजन की क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। तो निरंतर यहाँ पे कोशिकाएं क्या करती हैं, यानी कि विभाजन करती है, और नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाए कि रोम का निर्माण किससे होता है, तो रोम का निर्माण अधिचरम के किससे होता है, अधिचरम के अंकुरण स्तर से या मैलपीकी स्तर से होता है, जो कैसा होता है, सजीव या सक्रिय स्तर होता है। सजीव व सक्रिय स्तर होता है। देखो, मैंने आपको रोम की संरचना के बारे में अभी केवल इतने बताया कि रोम का निर्माण कहां से होता है। अब बात करते हैं रोम की संरचना के प्रमुख भाग। ठीक है, देखिए रोम की जो संरचना होती है उसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। रोम की संरचना के प्रमुख भाग। ठीक है, तो रोम की संरचना जो होती है वो मुख्य रूप से 3 भागों में क्या होती है, बटी हुई होती है। ठीक है, रोम की संरचना के प्रमुख भाग और रोम की संरचना मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है। नंबर 1 पहला होता है रोम कांड, जिसे कहते हैं हेयर शाफ्ट, SHAFT। दूसरा होता है रोम मूल या रोम जड़ बोल दीजिए, या क्या बोल दीजिए, मूल। ठीक है,
इसको बोलेंगे हेयर रूट के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? हेयर रूट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो भाग होता है उसे रोम पेपिला के नाम से जाना जाता है। रोम पेपिला बोल दीजिए, ये पेपिला अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसको हम अंकुरक बोलते हैं। रोम अंकुरक, क्या बोलते हैं? रोम अंकुरक या रोम पेपिला। इंग्लिश में बोलते हैं हेयर पेपिला। ठीक है, देखिए तो रोम की संरचना के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, रोम कांड, रोम जड़ और रोम पेपिला। देखिए इनका डिटेल खोलने से पहले हम आपको एक बार संरचना पे बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका, देखिए ये एक देखिए ये क्या हमने रोम की संरचना बना दी है। हमारी ये जो अधिचरण होती है ये अधिचरण है। ठीक है, ये अधिचरण हो गई। ठीक है, और ये अधिचरण का सबसे अंतिम भाग हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 स्तर हो गए। ये अधिचरण का स्तर कहलाएगा। कौन सा स्तर कहलाएगा? अधिचरण। और यहां से लेकर के ये स्तर जो कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा? चरम का स्तर कहलाएगा। ये उभार और गर्त हैं जो पाए जा रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? रेटिपेगस कहते हैं। और ये भाग कहलाएगा अंकुरक स्थल, अंकुरण स्तर, या इसे मेलपीगी स्तर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अधिचरण के ऊपर का ये भाग कहलाएगा। अधिचरण के ये ऊपर का भाग होता है। ठीक है, ये त्वचा से जो ऊपर की तरह तो ये जो रोम पाए जाते हैं, इन्हीं रोमों को क्या कहा जाता है? रोम कांड कहा जाता है। रोम कांड या हेयर शाफ्ट के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपको दिखाया गया है ये कहलाएगा रोम मूल के नाम से इसे जाना जाता है। रोम मूल, ये वाला भाग कहलाएगा रोम मूल, जिसको बोलते हैं हेयर रूट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेयर रूट के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो संरचना आपको दिखाई गई है यहाँ पर इस तरीके की, इसे कहा जाता है रोम पुटिका के नाम से या रोम पुटक के नाम से जानते हैं। हेयर फॉलिकल के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेयर फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। यहां पर आप देखिए इस तरीके से उल्टा यू के आकार की या उल्टा प्याले के आकार की संरचना दिखाई गई है। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? रोम पेपिला कहा जाता है। रोम पेपिला या हेयर पेपिला के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए हमने आपको बताया था कि ये अधिचरण है। ये क्या है? अधिचरण का निचला स्तर है अंकुरण स्तर। इसी अंकुरण स्तर की अंकुरक कोशिकाएं होती हैं, इनसे इस तरीके से क्या कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ऑयल ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है, तेल ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के टर्म्स में इसे कहा जाता है सीबीसीएस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सीबीसीएस ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। ये सीबीसीएस ग्रंथि जो होती है, यहाँ पर एक डक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक डक्ट के रूप में ये क्या है? खुल जाती है। ये डक्ट है और इस डक्ट के रूप में रोम के पास से खुलती है। जहां पर एक खुलती है तो इसको क्या कहा जाता है? सीबम के रूप में क्या हो जाती है? खुल जाती है। किसके रूप में खुल जाती है? सीबम के रूप में खुल जाती है। ठीक है, तो ये तेल ग्रंथियां होती हैं जिनको सीबीसीएस ग्रंथि कहते हैं। और सीबीसीएस ग्रंथि यहाँ पर क्या है? अंकुरण स्तर से क्या होती है? अंकुरण स्तर की कोशिकाओं से निर्मित होती है।
अंकुरण स्तर की कोशिकाओं पर यहाँ पर एक संरचना और पाई जाती है, जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके की आप संरचना देख रहे हैं आप। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर क्या पाई जाती है, अंकुरक जो स्तर होता है वहां पर क्या पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की पेशी पाई जाती है जिसे एरेक्टर पिलाई पेशी कहा जाता है। कौन सी पिलाई? एरेक्टर, ARRECTOR, एरेक्टर पिलाई मसल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो एरेक्टर पिलाई पेशियां जो होती हैं वो यहाँ पर क्या है, लगी हुई होती है। ठीक है, यानी कि अंकुरण स्तर से लेकर के रोम मूल के पास में क्या है, ये पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, एरेक्टर पिलाई पेशी कहा जाता है। अब आपको हमने डायग्राम से संबंधित जो चीजें यहाँ पे आती हैं वो सारी चीजें आपको बता दी है। डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीजें कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, बाकी अगर कुछ रह जाएगी तो वो हम यहाँ पे साथ में आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं रोम कांड के बारे में। ठीक है, ये मानव की क्या है, अधिचरण का सबसे भारी स्तर होता है। अधिचरण का सबसे भारी स्तर होता है जिस पर क्या पाया जाता है, रोम कांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रोम कांड पाया जाता है। अर्थात मानव की जो बाह्य त्वचा होती है, एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस पर एक ठोस रोम के समान, एक ठोस रोम के समान संरचना पाई जाती है। एक ठोस रोम के समान संरचना पाई जाती है, एक ठोस रोम के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, रोम कांड कहा जाता है। और ये भाग क्या है, इसको आप ब्लेड से काट लीजिए, कैंची से काट लीजिए, तो आपको क्या है, किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये रोम कांड का ये भाग कैसा होता है, निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है। देखो, रोम कांड जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है, और रोम मूल और रोम पेपिला जो होते हैं वो दोनों भाग कैसे होते हैं, सजीव होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, तो रोम कांड कैसा होता है, यह भाग कैसा होता है, निर्जीव होता है। क्यों होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस भाग के अंदर केराटिन जो होती है, क्योंकि इनके कोशिका द्रव में मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपको पता है कि ये अधिचरण के जो भाग होता है सबसे भारी भाग, जिसको किरण स्तर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और किरण स्तर के नीचे जो स्तर पाया जाता है, दूसरा स्तर होता है जिसे स्वच्छ स्तर के नाम से जानते हैं। स्वच्छ स्तर के अंदर क्या पाया जाता है, इनके कोशिका द्रव में आपको बताया था एलिडिन पाया जाता है। ठीक है, स्वच्छ स्तर की कोशिका द्रव में एलिडिन पाया जाता है। ये कैसा होता है, यहाँ पर कोमल होता है। ठीक है, क्योंकि ये गाढ़ यानी कि द्रव अवस्था में होता है, डेंस अवस्था में पाया जाता है, सघन अवस्था में कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्रेटिन का निर्माण नहीं होता, परंतु किरण स्तर की कोशिकाओं के अंदर जो एलिडिन होता है ये धीरे धीरे उनके कोशिका द्रव में सूखता जाता है। सूखने पर ये एलिडिन किस में बदल जाता है, क्रेटिन के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और जब ये क्रेटिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है तो इसी क्रेटिन के कारण, ठीक है, ये क्या है कि क्रेटिन का जहां पे निर्माण होता है, क्रेटिन कैसा होता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सूख जाता है, और सूखने पर क्या होता है कि यहाँ पे जो रोम कांड होता है उसमें क्या है, संघीभवन की क्रिया हो जाती है, क्रिटिनीकरण की क्रिया हो जाती है। और क्रिटिनीकरण की क्रिया के कारण ये अधिचरण के बाहर जो एक ठोस रोम के समान संरचना पाई जाती है वो कैसी होती है, निर्जीव होती है। इसलिए मैंने बोला कि ये रोम कांड निर्जीव होता है, क्योंकि इस भाग में संघीभवन या क्रिटिनीकरण की क्रिया होती है। आइए रोम कांड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए रोम कांड जो है इसकी संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। रोम कांड जो होता है ये 3 भागों में बटा होता है। कह सकते हैं कि रोम कांड की जो संरचना होती है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है। ठीक है, सबसे पहला भाग होगा, सबसे भारी भाग जो होता है जिसे क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो भाग होता है उसे कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, वल्कुट के नाम से क्या है जाना जाता है। पहला क्यूटिकल, दूसरा वल्कुट और तीसरा जो भाग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? मध्यांश के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में मेडुला के नाम से क्या है जाना जाता है। रोमकांड की जो संरचना होती है उसके कितने भाग होते हैं? इसके यहाँ पर 3 भाग होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब इसको हम किस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो सुनिए। इस रोम जो है, रोम कांड के इस भाग को या इस रोम का हमने क्या किया? अनुदैर्ध्य काट काटे। कौन सी काट काटे? इसकी अनुदैर्ध्य काट काटे। जब अनुदैर्ध्य काट काटी जाती है तो इसकी संरचना इस प्रकार से आपको क्या है दिखाई देती है। ये सबसे भारी भाग होगा, इसे क्या कहा जाएगा? क्यूटिकल कहा जाएगा। ये वाला जो भाग है वो इसका कौन सा कहलाएगा? कॉर्टेक्स कहलाएगा। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये सबसे आंतरिक भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? मेडुला के नाम से जाना जाता है। तो रोमकांड की संरचना ये आपको दिखाई है। अनुदैर्ध्य काट हमने इसका काटा है और काटने पर इसकी संरचना इस प्रकार की दिखाई गई है। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। सबसे पहले क्यूटिकल के बारे में बात करते हैं। ये रोम का सबसे भारी भाग होता है, ठीक है। और क्यूटिकल जो होता है वो रोम का सबसे भारी भाग होता है। क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द हेयर, ठीक है। क्यूटिकल जो होता है वो रोम का सबसे भारी भाग होता है। ये कैसा होता है? अत्यंत महीन होता है और इसमें जो कोशिकाएं जो होते हैं वो केवल एक कोशिकीय होता है। ये वाला भाग कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, यूनिसेल्युलर होता है। ये वाला भाग कैसा होता है? ये वाला भाग एक कोशिकीय होता है, ठीक है भाई। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो सल्क के समान होती है, इसके लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सल्क रूपी होती हैं और ये कोशिकाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे से आच्छादित अवस्था में क्या होती है? पाई जाती है, ठीक है। किस रूप में पाई जाती है? आच्छादित अवस्था में पाई जाती है। तो हमने क्यूटिकल पे आपको बता दी, क्यूटिकल जो होता है वो रोम का सबसे बाहरी भाग होता है। इसकी कोशिका ये क्या है? एक कोशिकीय होता है, अत्यंत महीन होती है। इसकी कोशिकाएं सल्क रूपी होती है और ये आपस में आच्छादित अवस्था में क्या है? पाए जाते हैं। देखिए ये वाला भाग जो कहलाएगा, ये कौन सा भाग कहलाएगा? कॉर्टेक्स वाला भाग कहलाएगा, ठीक है। क्यूटिकल के अंदर की तरफ कौन सा भाग पाया जाता है? कॉर्टेक्स वाला भाग पाया जाता है, अर्थात और इसके अंदर क्या है? मेडुला। तो क्यूटिकल और मेडुला के मध्य वाला भाग कहलाएगा। तो ये कौन सा भाग कहलाएगा? वल्कुट जो होता है वो रोम कांड का सबसे मध्य स्तर होता है, यह मध्य भाग होता है। यह रोम का कौन सा भाग होता है? मध्य स्तर होता है या मध्य भाग होता है। इसमें कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? कई स्तर पाए जाते हैं। कोशिकाओं के इस तरीके से क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे कई स्तर क्या है पाए जाते हैं। कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे कई लेयर्स यहाँ पर क्या है पाए जाते हैं। इस स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को रंगा कोशिका या मेलेनोसाइट सेल के नाम से जाना जाता है। कौन सी कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है? रंगा कोशिका या उसे मेलेनोसाइट सेल्स के नाम से उन्हें क्या है जाना जाता है। मेलेनोसाइट सेल के नाम से जानते हैं। तो इन कोशिकाओं के मध्य में क्या पाई जाती हैं? रंगा कोशिकाएं पाई जाती है। इस स्तर की कोशिकाओं के मध्य में रंगा कोशिकाएं पाई जाती है। रंगा कोशिकाओं को मेलेनोसाइट कोशिका भी कहा जाता है। इसी मेलेनोसाइट कोशिकाओं के द्वारा मेलानिन का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मेलानिन वर्णक का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसके कारण बालों का रंग होता है। यानी कि मेलानिन वर्णक जो होता है वही बालों को रंग प्रदान करने का क्या करता है? कार्य, ठीक है।
ये क्या है, 2 प्रकार का होता है। मेलानिन वर्णक भी कितने प्रकार का होता है वैसे आपकी बुक में नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है यू मेलानिन के नाम से जाना जाता है। यू मेलानिन की मात्रा यदि अधिक होगा तो बालों का रंग कैसा होगा, डार्क होगा। बालों का रंग कैसा होगा, डार्क होगा। यू मेलानिन की मात्रा यदि अधिक होगी तो बालों का रंग कैसा होगा, डार्क होगा। और दूसरा मेलानिन जो होता है उसका नाम है फियोमेलानिन के नाम से जाना जाता है। मेलानिन, फियोमेलानिन की मात्रा यदि कम होगी, फियोमेलानिन की मात्रा यदि कम होगी तो बालों का रंग कैसा होगा, लाइट होगा। वाइट बालों का हेयर कलर जो होगा वो कैसा होगा, लाइट होगा, ठीक है। तो कई लोगों के बाल बहुत ही काले होते हैं, बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, कुछ के कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि कोर्टेक्स की कोशिकाओं के मध्य में रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो रंगा कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिका, रंगा कोशिका, ये क्या है, वलकुट की कोशिकाओं के स्तरों के मध्य में पाई जाती हैं, जो क्या है, हमारे बालों को रंग प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके वलकुट स्तर के अंदर, जिनके रोमकांड के वलकुट स्तर की कोशिकाओं के मध्य में क्या है, रंगा कोशिकाओं की कमी हो जाती है, या रंगा कणिकाओं की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब रंगा कणिकाओं की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उन मनुष्यों के बाल कैसे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, व्हाइट होने का एक कारण तो ये हो गया, रंगा कणिकाओं की कमी होने पर बालों का रंग कैसा दिखाई देता है, आप लोगों को सफेद दिखाई देता है। आपको बता दें कई बार क्या है कि रोमकांड के अंदर ये स्तर है जिसको कौन सा स्तर बोलते हैं, वलकुट स्तर के नाम से जानते हैं। इस वलकुट स्तर कैसा है, इसमें कोशिकाओं का कई स्तर है, अर्थात ये कैसा है, सघन रूप में पाया जाता है। परंतु कई बार क्या है कि धीरे धीरे क्या है, सघन न होकर के थोड़ा सा विरल हो जाता है। यहाँ पे कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थलों का निर्माण हो जाता है, और वहां पर क्या भर जाती है, हवा भर जाती है। वलकुटी कोशिकाओं में जब हवा भर जाती है तो हवा भरने पर भी मानव के बालों का रंग कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, सफेद रंग का क्या होता है, दिखाई देता है। बात समझ में आ गई। तो मेडुला वाले भाग में रंगा कोशिकाएं पाई जाती है। रंगा कोशिकाएं जो होती हैं वो मानव के बालों को रंग प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। मेडुला स्तर के अंदर की तरफ एक और स्तर पाया जाता है, सॉरी कोर्टेक्स जो स्तर होता है उसके अंदर की तरफ एक और स्तर पाया जाता है जिसे मेडुला कहते हैं। ये मानव के रोम कांड का सबसे भीतरी भाग होता है, या मानव के रोम का सबसे भीतरी भाग होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुकोणीय होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं, बहुकोणीय होती है, पॉली एंगल होते हैं उसमें। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, सटी हुई होती है। मेडुला में जो कोशिकाएं होते हैं वो आपस में एक दूसरे को से क्या होती है, सटी हुई होती है। और ये खास तौर से ये कोशिकाएं क्या करती हैं, रोम के अक्ष के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। अर्थात रोम अक्ष का जो निर्माण किया जाता है वो मेडुला की कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो हमने आपको बता दिया रोम कांड की जो संरचना होती है वो 3 भागों में बटी होती है, क्यूटिकल, कोर्टेक्स और मेडुला। क्यूटिकल में मैंने आपको बता दिया ये कोशिका का रोम का सबसे भारी भाग होता है, अत्यंत महीन होता है, एक कोशिकीय होता है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, सल्क रूपी होती हैं, और ये कोशिकाएं आपस में कैसी होती है, आच्छादित अवस्था में होती है। कोर्टेक्स स्तर के मध्य यानी कि नीचे वलकुट स्तर पाया जाता है, जो रोम का कौन सा स्तर होता है, मध्य स्तर होता है। इस मध्य स्तर की कोशिकाओं में कई कोशिकाओं के स्तर होते हैं। इस स्तर की कोशिकाओं में रंगा कोशिकाएं क्या हैं, पाई जाती हैं, जो बालों को रंग प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है।
मैंने बताया रंग कणिकाओं की कमी हो जाए या बलकुटी कोशिकाओं के अंदर हवा भर जाने पर क्या हो जाती है, बालों का रंग सफेद दिखाई देने लग जाता है। सबसे अंत में मैंने बताया था मेडुला, ये रोम का सबसे भीतरी भाग होता है, सबसे आंतरिक भाग होता है। इसकी कोशिकाएं बहुकोणीय होती हैं, कोशिकाएं परस्पर सटी हुई होती हैं और ये रोम अक्ष का, ये कोशिकाएं रोम अक्ष के निर्माण की क्रिया में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। रोम कांड आपका कंप्लीट हुआ। रोम कांड के बाद हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक पर। देखिए अगला जो टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं रोम जड़ों के बारे में, रोम मूल के बारे में। ये रोम मूल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रोम पुटक के बारे में, ठीक है। तो इसको हमने यहां से हाँ भी, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रोम मूलों के बारे में, रोम जड़ों के बारे में। ये रोम पुटक है। रोम पुटक का जो तल होता है, ठीक है, रोम पुटक के तल पर ये कोशिकाएं स्थित होती है। ये कोशिकाएं मैंने आपको बताई थी। रोम पुटक के तल पर क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। रोम पुटक के तल पर क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं स्थित होती हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं, आपको बता दूं, यही कोशिकाएं रोम जड़ों के निर्माण की क्रिया में क्या होती हैं, सहायक होती हैं, ठीक है। तो रोम पुटक है, ये रोम पुटक वाला भाग है। फूली हुई संरचना आपको दिखाई गई है और इस रोम पुटक पर क्या पाई जाती है, इस तरीके से क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं क्या है, सक्रिय होती हैं। ये कोशिकाएं निरंतर रूप से क्या करती है, विभाजन करती है। और जब ये कोशिकाएं निरंतर रूप से विभाजित करती हैं तो यहाँ पर रोम जड़ों का या रोम मूल का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रोम मूल का निर्माण होता है। ये रोम मूल जो होती है वो चर्म के अंदर क्या होती है, धसी हुई होती है। किसके अंदर धसी हुई होती है, रोम मूल या रोम जड़ें होती हैं वो चर्म के अंदर। ये चर्म है, यहाँ से देखो, ये आपका अंकुरण स्तर है। अंकुरण स्तर के निचला भाग है वो चर्म है और चर्म के अंदर ये रोम मूल क्या होती है, धसी हुई होती है। तो रोम मूल या रोम जड़ पे हमने आपसे बात कर ली है और वो क्या है कि ये रोम पुटक है, ये वाला भाग, ठीक है। रोम पुटक के तल पर क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजन करती हैं। ये कोशिकाएं जब विभाजन करती हैं तो रोम जड़ों का क्या हो जाता है, रोम मूलों का निर्माण हो जाता है। और रोम मूल जो होते हैं वो चर्म में क्या होते हैं, धसी हुई अवस्था के रूप में क्या है, पाए जाते। तो ये हो गए रोम मूल, क्लियर बात है, ठीक है। रोम मूल के नीचे ये फूली हुई संरचना आपको यहाँ पर दिखाई गई है जिसे क्या कहा जाता है, रोम पुटक कहते हैं। ये रोम का आधारीय भाग के निर्माण करता है। रोम का आधारीय जो भाग होता है उसका निर्माण कौन करता है, रोम पुटक होता है। या हम कह सकते हैं रोम का आधारीय भाग जो होता है वो चर्म के अंदर क्या होता है, धसा हुआ होता है। और ये एक थैली के आकार की संरचना के रूप में, ये किसके रूप में पाया जाता है, एक थैली के आकार की संरचना के रूप में क्या है, पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, एक थैली के आकार की संरचना के रूप में ये क्या है, पाया जाता है। किसके रूप में, थैली के आकार की संरचना के रूप में पाया जाता है। और इस थैले के आकार की संरचना को क्या कहा जाता है, इस थैले के आकार की संरचना को क्या कहा जाता है, रोम पुटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोम पुटक कहा जाता है। रोम पुटक का निर्माण जो होता है वो दो स्तरों से होता है। किससे होता है, रोम पुटक की भित्तियों का जो निर्माण होता है वो दो स्तरों से होता है। पहला किससे होता है कि ये एपिडर्मिस की कोशिकीय स्तर होता है। कौन सा स्तर होता है, एपिडर्मिस की कोशिकीय स्तर होता है। एपिडर्मिस का कौन सा कोशिकीय स्तर होता है, भीतरी। एपिडर्मिस का ये भीतरी स्तर जो होता है वो रोम पुटक की भित्तियों के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा आपको बता दें, चर्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। चर्म के अंदर जो तंतु पाए जाते हैं वो बाहर की ओर पाए जाते हैं। तो चर्म का तंतु, चर्म जो होते हैं उनके जो तंतु होते हैं, बाहरी तंतु, उनके द्वारा भी रोम पुटकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हमने रोम मूल और रोम पुटक पर आपसे क्या कर लिए, चर्चा कर ली।
रोम पुटक पर भी हो गई है और रोम जड़ों पर। रोम जड़ में आपको बता दें, रोम पुटक का जो तल होता है उस पर एक कोशिका पाई जाती है जो सक्रिय अवस्था में होते हैं। ये कोशिकाएं कोशिका विभाजित तो करती है या विभाजन की क्रिया में भाग लेती है और भाग लेकर के किसका निर्माण करती है, रोम मूल का निर्माण करती है। ये रोम मूल होती है, वो त्वचा के अंदर क्या होती है, धसी हुई अवस्था में पाई जाती है। रोम पैपिला मैंने आपको बता दिया कि रोम पैपिला जो होती है वो रोम पुटक के आधारीय भाग के अंदर, रोम पुटक के आधारीय भाग में चर्म के अंदर, यह रोम का कौन सा भाग होता है, आधारीय भाग। रोम का यह आधारीय भाग चर्म के अंदर धसा हुआ होता है, थैली के समान संरचना के रूप में पाया जाता है और इस थैली के आकार की संरचना को क्या कहा जाता है, रोम पुटक कहा जाता है। रोम पुटक की जो भित्ति होती है वो दो स्तरों से मिलकर के बनी होती है, एपिडर्मिस की कोशिकीय भीतरी स्तर और चर्म का तंतुमय बाहरी स्तर से किसका निर्माण होता है, रोम पुटक की भित्ति स्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे अंतिम है और वो है ये रोम पैपिला। ये संरचना पे हम बात कर रहे हैं, इस वाली संरचना पे बात कर रहे हैं, ये कहलाएगी आपको रोम पैपिला। देखिए रोम पैपिला क्या है, ये रोम पैपिला होती है वो चर्म के अंदर क्या है, धसी हुई होती है। रोम पैपिला की जो संरचना होती है एक गड्ढे के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, एक गड्ढे के रूप में क्या है, पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है। रुधिर वाहिकाओं का क्या पाया जाता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स का क्या पाया जाता है, एक गुच्छा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, चर्म के अंदर रोम पैपिला हम बता रहे हैं कि रोम पैपिला जो होती है वो मानव के चर्म वाला जो भाग होता है उसके अंदर धसी हुई होती है। रोम पैपिला का यह भाग जो होता है वो गड्ढे के रूप में क्या है, पाया जाता है, जिसमें रुधिर वाहिकाओं का गुच्छा क्या है, पाया जाता है। इस गुच्छे को ही क्या कहा जाता है, जहां पे गुच्छा पाया जाता है इसी को ही क्या कहा जाता है, रोम पैपिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोम पैपिला। इस पैपिला से रुधिर वाहिका, ठीक है, इस पैपिला से रुधिर कोशिकाएं जो होते हैं वो पोषक पदार्थों को ठीक है, धमनी और स्राएं होती हैं, वो पोषक पदार्थों को यहाँ पे लाती है और लाने के साथ साथ क्या करती है, उस पोषक पदार्थों को रोम जड़ों तक पहुंचाती है, रोम मूलों तक पहुंचाती है। ठीक है, और रोम पैपिला का जो भीतरी भाग होता है ये क्या है, एक गांठ नुमा या एक बल्ब के आकार की संरचना के रूप में क्या हो जाता है, फूल जाता है। किसके आकार की संरचना में फूल जाता है, एक बल्ब के आकार की संरचना के रूप में क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, रोम पैपिला एक बार फिर सुनिए, यह है मानव की चर्म के अंदर क्या होता है, धसा हुआ होता है। ठीक है, रोम पैपिला की जो संरचना होती है वो गड्ढे के रूप में क्या है, पाई जाती है, जिसमें रुधिर केशिकाओं का या रुधिर वाहिनियों का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है। इन्हीं गुच्छों को क्या कहा जाता है, रोम पैपिला कहा जाता है। पैपिला से रुधिर वाहिकाएं या रुधिर कोशिकाओं से पोषक पदार्थों को रोम जड़ों तक पहुंचाया जाता है और पैपिला के भीतरी भाग, रोम पैपिला का जो भीतरी भाग होता है उसका ये ऊपरी भाग होता है, ये ऊपरी भाग होता है। इस ऊपरी भाग पर एक गांठ नुमा संरचना के रूप में ये क्या होती है, फूल जाती है और बल्ब के आकार की संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। ये कहलाएगी रोम पैपिला। सबसे अंतिम बात कर रहे हैं एरेक्टर पिलाई पेशी। ये एरेक्टर पिलाई पेशी, ये वाली संरचना आपको दिखाई गई है, ये एरेक्टर पिलाई पेशी है। देखिए एरेक्टर पिलाई पेशियां क्या है, ये पेशियां जो होती हैं जो रोम पुटक से निकल करके, रोम पुटक है, ये पेशियां जो होती हैं वो रोम पुटक से निकल करके चर्म के अंदर क्या होती है, लगी होती है। तो चर्म वाला भाग है, रोम पुटक से निकलती है और चर्म वाले भाग पर क्या होती है, लगी होती है। ये पेशियां जो होती हैं वो अरेखित पेशियों से मिलकर के क्या होती हैं, बनी होती है। कौन सी पेशियों से बनी होती हैं, अरेखित पेशियों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां।
रेखित पेशियां जो होती हैं हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए उन्हें ऐच्छिक पेशियां या कंकालीय पेशी कहते हैं। अरेखित पेशी जो होती हैं हमारी श्वास नली या हमारे शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती है, ठीक है, तो वो अरेखित पेशियां कहलाती हैं, ठीक है। और ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशी भी क्या है कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो आपकी अरेक्टर प्लाई मसल्स होती है, अरेक्टर प्लाई पेशियां जो होती हैं वो अरेखित पेशियों से मिलकर के क्या होती है बनी होती हैं। ये पेशियां क्या करती हैं, इन बालों के, ये पेशियां जो होते हैं इन बालों की गति के अंदर क्या होती हैं सहायक होती हैं, या हमारे जो बाल होते हैं उनकी गति का संचालन करने का, इन रोमों के संचालन की क्रिया में क्या होती है सहायक होती है, ठीक है। तो ये पेशियां जो होती हैं अरेक्टर प्लाई पेशियां जो होते हैं वो बालों की गति के संचालन की क्रिया में क्या होती है सहायक होती है। कैसे होती है, देखिए जब आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, भय लगता है, ठीक है, या तो आपको डर लगता है या आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, डर या सर्दी लगने पर, ठीक है, ये पेशियां क्या हो जाती हैं संकुचित हो जाती हैं। कौन सी पेशियां, अरेक्टर प्लाई पेशियां संकुचित होती हैं। अरेक्टर प्लाई पेशियां जब संकुचित होती हैं तो यहाँ पर क्या लगती है, रोम पुटक और रोम जड़ों के अंदर दाब लगता है, और दाब लगने पर जो रोम जो क्या है लेटी हुई अवस्था में वो रोम क्या हो जाता है बिल्कुल सीधा क्या हो जाता है, इस तरीके से झुकी हुई अवस्था में जो रोम है वो बिल्कुल सीधा ऊर्ध्व स्थिति के अंदर आ जाता है। कैसी स्थिति में आ जाता है, ऊर्ध्व स्थिति के अंदर आ जाता है, जिससे हम रोंगटे खड़े होना भी कहते हैं, ठीक है। जब आपको डर लगता है तो आपके रोंगटे क्या हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जिससे रोंगटे खड़े होना भी हम लोग कई बार बोलते हैं। तो जब पेशियां यहाँ पर अरेक्टर प्लाई पेशियां जब संकुचित होती हैं तो रोम पुटक और रोम मूल जो होते हैं इनकी कोशिकाओं पर दाब पड़ता है, और दाब पड़ने पर जो रोम कांड होते हैं, हेयर शाफ्ट होते हैं, जो अधिचर्म के बाहर की सतह पर जो रोम पाए जाते हैं वो जो झुकी हुई अवस्था में होते हैं वो बिल्कुल ऊर्ध्व स्थिति के अंदर सीधे क्या हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और ये तभी होता है जब मनुष्य को बहुत ज्यादा ठंड लगती है या उसको क्या लगता है डर लगता है, तब उनके अंदर ये अरेक्टर प्लाई पेशियां कैसी हो जाती हैं संकुचित हो जाती है, और इन्हीं पेशियों के चारों ओर क्या पाई जाती है तंत्रिकाएं क्या है इनको घेरे हुए रखने का क्या करती है कार्य करती है। या हम कह सकते हैं अरेक्टर प्लाई पेशियों के चारों ओर तंत्रिका तंतु क्या होते हैं लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। नर्व फाइबर जो होते हैं वो तंत्रिका नर्व फाइबर जो होते हैं वो अरेक्टर प्लाई पेशियों के चारों ओर क्या होते हैं लिपटे हुई अवस्था के रूप में क्या है पाए जाते हैं। एक बार फिर हम अरेक्टर प्लाई पेशी को रिपीट कर रहे हैं। ऐसी पेशियां जो रोम पुटक से निकल करके चर्म के अंदर क्या होती है लगी होती है, चर्म में स्थित होती है। ये पेशियां अरेखित पेशियों से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। ये पेशियां मानव के अंदर जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, उनके संचालन की क्रिया में क्या होती है सहायक होती है। जब ये पेशियां संकुचित होती हैं तो रोम पुटक और रोम मूल पर दाब पड़ता है। दाब पड़ने पर जो रोम होते हैं वो झुके हुए रोम जो होते हैं वो ऊर्ध्व स्थिति में आ जाते हैं, अर्थात हमारे रोंगटे क्या हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं। और रोंगटे तभी खड़े होते हैं जब हमें डर लगता है या हमें क्या लगते हैं बहुत ज्यादा ठंड लगती है। उस स्थिति में ये रोंगटे या रोम क्या हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं। और आपको बताया अरेक्टर पेशियों के चारों ओर तंत्रिका तंतु क्या होते हैं लिपटे हुए होते हैं। इस तरीके से हमने आपको बता दिया रोम की संरचना के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, रोम कांड, रोम मूल और रोम पैपिला। रोम कांड के 3 भाग होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। जिसमें कॉर्टेक्स वाला भाग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। इसी के साथ आज के जो रोम की संरचना है वो हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। आज हमने केवल त्वचा के व्युत्पन्नों पर बात की और आपको बताया था कि मानव की त्वचा के अंदर विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है संरचना पाई जाती है। मानव की त्वचा में निम्न व्युत्पन्न पाए जाते हैं जिनमें हमने बात कर ली है रोम के बारे में। साथ में हम त्वक ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे और त्वक ग्रंथियां जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं।
जैसे श्वेत ग्रंथि होती है, तेल ग्रंथि होती है जिन्हें सीबीसीएस ग्रंथि के नाम से जानते हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, मीबोमियन ग्रंथि पाई जाती है, जैस ग्रंथियां पाई जाती है। इन सभी ग्रंथियों पर हम चर्चा अगली क्लास के अंदर करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना एंड बी सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच।